नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज बहुत बड़ा फैसला आया है, एक ऐसा फैसला जिसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। जी हां, शराब नीति मामले में जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ईडी उसमें कूद पड़ी और ईडी ने भी उसमें मामला दर्ज किया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई और आज स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने पूरे सीबीआई केस को धाराशाही कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया सभी आरोपियों को। यानी कोर्ट ने इस केस को ट्रायल चलाने लायक भी नहीं समझा। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, और हमारे पूर्व संपादक भी हैं, क्योंकि वो तो उनसे बेहतर इस मामले पर समझना किसी से भी ज्यादा बेहतर होगा। तो आशु सर, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि यह फैसला केवल जांच एजेंसी पर बड़ा सवाल नहीं खड़े करती, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संपूर्ण बीजेपी पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यह कहा गया कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस केस को लिया गया। देखिए विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी टिप्पणी है वो ये कि अगर मुकदमा चलता हम्म। और मुकदमा चलने के बाद अगर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि नहीं, इस पूरे मामले में कोई जान नहीं है और इसमें जो है वो बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो एक अलग तरीके की बात होती। लेकिन यहां तो जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की थी, उस चार्जशीट में भी ऐसे कोई सबूत अदालत के सामने सीबीआई पेश नहीं कर पाई जिससे कि मुकदमा चल सके। यानी हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को नहीं समझ पाते होंगे कि जब कोई सीबीआई किसी तरीके की कोई कोई एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अदालत में उसको एक चार्जशीट पेश करती है और उस चार्जशीट पे बाकायदा चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद अदालत को लगता है कि जो चार चार्जेस इसमें लगाए गए हैं उनमें से दो में दम नहीं है, लेकिन दो ऐसे मामले जिनके ऊपर जो अभियुक्त है उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। यहां पे हालत ये थी कि मामला चार्जेस फ्रेम करने की स्थिति ही नहीं, नौबत ही नहीं आई। यानी अदालत को प्राइमा फेसाई ये लग गया कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, या फिर उनको ये लग गया कि इसमें उपयुक्त या पर्याप्त सबूत नहीं है जिसके आधार पर जिनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर हम आगे मुकदमा चला सके। तो इससे ज्यादा पैथेटिक स्थिति, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति सीबीआई के लिए नहीं हो सकती कि आप चार्जेस फ्रेम करने लायक भी सबूत लेकर नहीं आए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस पूरे मामले को इतना बड़ा करके पेश किया गया था सीबीआई के द्वारा कि जैसे लगा जैसे अरविंद केजरीवाल दुनिया के और उनकी उनकी पूरी पार्टी दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। अदालत के चुनाव के पहले जबरदस्त तरीके से उसको प्रचारित करने की कोशिश की गई, उनकी पूरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई और लोकसभा चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 5-6 महीने वो जेल में रहे। उसके साथ साथ उनके जो डिप्टी हैं मनीष सिसोदिया, वो तकरीबन 1.5 साल तक जेल के अंदर रहे। संजय सिंह जेल के अंदर रहे। विजय नायर जेल के अंदर रहे और बहुत सारे लोग इसमें पार्टी के से जुड़े हुए लोग थे, वो भी जेल के अंदर गए। तो और बाद में यह पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री को, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, यानी ऐसा भी नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उसके पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अरविंद केजरीवाल इसी बात को कह रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरे खिलाफ जो केस लाए गए हैं ये केस फर्जी है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं एज अ प्रोटेस्ट इस मामले में मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने जब यह कहा कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तो मेरे जैसे लोगों ने उनकी इसकी निंदा भी की और कहा कि भाई ये संवैधानिक तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर सीबीआई के पास इतने भी सबूत नहीं थे कि अदालत को लगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी साथियों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है, तो आप सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति। मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में है और सीबीआई के उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि आप, या तो आपने इस पूरे मुकदमे को, इस पूरे मामले को ठीक से आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या फिर आपने इन्वेस्टिगेट तो किया लेकिन जो पर्याप्त सबूत थे वो अदालत के सामने पेश नहीं किए। दोनों ही स्थितियों में ये अपने आप में, जिसे कहते हैं कि जो सीबीआई का इनकॉम्पिटेंस पूरी तरीके से साबित होता है, इनएफिशिएंसी साबित होती है। और यह साफ लगता है कि दरअसल सीबीआई राजनीतिक आकाओं के इशारे पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही थी और जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम साबित हुए। कम से कम आज जो अदालत का फैसला आया है उसके आधार पर यह बात डंके की चोट पर कही जा सकती है और कही जानी चाहिए बहुत मजबूती के साथ।
आशु सर, आपने ये कहा कि सीबीआई के अधिकारियों, वो तो कोर्ट ने भी कहा है कि जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जांच उसने की है और जिस तरीके के तथ्य सामने रखे हैं, विभागीय जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल वेंडेटा के केसेस पर बात होती है, तमाम विपक्षी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। तो सीबीआई हो, ईडी हो, ये तो सर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, दबाव में आ जाती हैं। तो उन अधिकारियों को तो अब सावधान रहना होगा। लेकिन क्या राजनीतिक आकाओं को किस तरीके से किया जाए, वो किस तरीके से सामने आए, ये कैसे साफ होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं कि भाजपा के लिए आज का ये समाचार नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल अखिलेश अखिलेश यादव ने किया है। नैतिक मृत्युदंड यानी मॉरल, जिसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। इससे ज्यादा एप्ट मुझे लगता है कि शब्द नहीं, मेरे पास भी नहीं थे। और जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही शब्द अपने आप में। देखिए, हो क्या गया है कि इस वक्त और ये हमेशा देखा गया, जब भी कोई बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर होता है, जब कोई ऐसी सरकार होती है जो बहुत मजबूत सरकार होती है, और उसके नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो दरअसल अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है, तब ये तमाम जो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस हैं, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को निकाल के बाहर रख देते हैं। और जो कुछ भी उनको ऑर्डर मिलता है उसको अक्षरशः पालन करते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उनकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं होती। उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति होती, उनकी जवाबदेही रूल ऑफ लॉ के प्रति होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर हर सरकार के अंदर मिल जाएंगे जो आंख बंद करके अपने आका का पालन करते हैं, और उसके एवज में एक अच्छी पोस्टिंग की उनको दरकार होती है। उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद, आप देखिए कि जितने इस वक्त बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अतीत में या तो नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा पहुंचाया है किसी तरीके से, या अमित शाह को फायदा पहुंचाया है, चाहे वो जुडिशरी का मामला हो या चाहे वो एजेंसीज का मामला हो। और ऐसे सब लोगों को मलाईदार पद दिए जाते हैं, उनको उपकृत किया जाता है, एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, चार चार बार उनको उनका एक्सटेंशन मिलता है। तो ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं, ये बिल्कुल कायर किस्म के लोग हैं, भीरू किस्म के लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। और इनकी जवाबदेही सिर्फ सरकार के प्रति भी नहीं, बल्कि कुछ आकाओं के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है, जबकि इनकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति होती है। मैं ऐसे अफसरों को जानता हूं जो मजबूती के साथ सरकार के किसी गलत फैसले को ना कहना जानते थे और ना कहते थे। हालांकि इससे उनका उनका खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ता था। उनकी पोस्टिंग जो है वो ऐसी जगह कर दी जाती थी जिसको कहा जाता है वो तो बहुत ही ड्राई पोस्टिंग है, या ऐसी जगह पर उनको ऐसे डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है जहां उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन ईमानदारी की कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। अगर आप बेईमान होना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट होना चाहते हैं, अगर आप सत्ता लोलुप होना चाहते हैं, अगर आप लालची हैं, अगर आप नेताओं को देख के अगर आपकी लाट टपक रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो फिर इस तरीके के केसेस होंगे। मुझे लगता है कि सीबीआई के इन तमाम अफसरों के खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को इन अफसरों की पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। हमारे देश में ये परंपरा नहीं, लेकिन विदेशों में है ये। और उसका कॉम्पनसेशन हासिल करना चाहिए कि आपने 1.5 साल तक बस मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखा, आपने 6 महीने तक आप अरविंद केजरीवाल को रखा, आपने संजय सिंह को 6 महीने जेल के अंदर रखा। उस दौरान उनका अपना पर्सनल ट्रॉमा, उनकी अपनी फैमिली का पर्सनल ट्रॉमा, उनकी पत्नी उनके बच्चों का पर्सनल ट्रॉमा, आप समझिए कितना होता है। और जब जब ऐसे किसी व्यक्ति जब जेल में जाता है, तो समाज का एक बड़ा तबका भी उनके बारे में एक ऐसी छवि बना लेता है जो उनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, और उनका भी बहुत 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 तकलीफदेह स्थिति होती है। और लेकिन ये तमाम ऑफिसर्स जो डांस करने के लिए तैयार रहते हैं और डांस करते हैं, और अपने इलाकाओं के कहने पर वो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालते हैं, वो मजे काटते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। जब तक ऐसे ऑफिसर्स को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये सिस्टम सुधर नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पहल करनी चाहिए, मनीष सिसोदिया को पहल करनी चाहिए, आम आदमी को पहल करनी चाहिए। इसमें न केवल जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ केस होना चाहिए, बल्कि जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर है
उनकी भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए। जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, उनकी भी भूमिका की पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि सर 530 दिन अरविंद केजरीवाल और 156 दिन मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज ये विशेष जज जिन्होंने फैसला सुनाया, जितेंद्र सिंह, उनका जिक्र करना जरूरी है, और इसलिए क्योंकि ये डिसीजन बहुत बोल्ड है। अपने जजमेंट के आखिर में सर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि न्याय होना चाहिए, भले ही आसमान गिर पड़े। तो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने लिखा है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि जस्टिस इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो बड़ी बड़ी बात उन्होंने की है सर, कि चाहे आसमान गिर जाए लेकिन न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जज महोदय की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि जो लोअर जुडिशरी है हम्म। वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। वहां पे अच्छे जजेस का अभाव होता है, और जो अच्छे जजेस भी हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ किसी तरीके का कोई फैसला किया तो आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। हाई कोर्ट में उनके लिए उनके प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाता है। हाई कोर्ट में जो जजेस उनके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रास्ता बंद हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे मामलों में देखा गया। हम्म। आपने देखा कि दिल्ली दंगे के दौरान जब हाई कोर्ट के जज थे मुरलीधरन, हाँ। जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया और फिर उनका कभी भी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। लेकिन मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज मैं मुरलीधर के बारे में बातचीत कर रहा हूं, इसी हाई कोर्ट से न जाने कितने ऐसे जजेस होंगे जो आए और चले गए। न जाने कितने ऐसे सुप्रीम कोर्ट हुए जिन्होंने पद के लालच में सरकारों के खिलाफ नाराजगी नहीं मोल ली और वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने, लेकिन हम उनको नहीं जानते। तो ये जो जो आज जस्टिस जो जज महोदय जितेंद्र सिंह ने जो जी सर। फैसला दिया है, वाकई में ऐसा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे जज हैं और बहुत बोल्ड है। आज के जमाने में सरकार के खिलाफ फैसला देना वाकई में एक बहुत जिगरे का काम है। ये लोअर जुडिशरी में कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी को हम्म। जब 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 सजा दी गई थी डिफेमेशन के केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की दी गई थी। और उस 2 साल का अर्थ क्या था? यानी उनकी हम्म। सांसदी जानी थी। और हाईकोर्ट ने भी उसकी तवज्जो नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कैसे हो सकता है, उन्होंने हाईकोर्ट में टिप्पणी की। तो ऐसे वक्त में जबकि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट काफी हद तक कंप्रोमाइज दिखाई पड़ते हैं, वैसे में एक जितेंद्र सिंह जैसे जज की तारीफ करनी चाहिए कि न केवल उन्होंने मुकदमे को ट्रायल लेवल पर ही जाने नहीं दिया, उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई चार्जेस फ्रेम होने की स्थिति में नहीं है तो मुकदमा कैसे आगे जा सकता है। कोई और जज होता तो चार्जेस फ्रेम होते और लंबे समय तक मुकदमा चलता, और बाद में जाके कन्विक्शन होगा नहीं कन्विक्शन होगा या बाइज्जत बरी होंगे नहीं बरी होंगे वो देखा जाता। तो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत बोल्ड जज है, और उन्होंने बहुत, और मुझे लगता है पढ़े लिखे जज है, क्योंकि हाँ। जिस तरीके से मार्टिन लूथर किंग को कोट कर रहे हैं उससे लगता है कि वो काफी जो तेजस्वी जज हैं, और वाकई में उनकी तारीफ होनी चाहिए। सर आज जब इस केस का जजमेंट सुनाया गया, कोर्ट रूम भरा हुआ था, मैं भी वहां कोर्ट में मौजूद था। तो जब कोर्ट ने जजमेंट सुनाना शुरू किया तो बोले एक्यूज ए वन एक्यूज जो था सर, वो कोई सरकारी अधिकारी था। कोर्ट ने कहा कि एक्यूज ए वन, जिसके नाम पर यह केस शुरू किया गया, यानी उसको सबसे पहला एक्यूज बनाया गया, वो उनसे पूछा कोर्ट ने कि आप सरकारी अधिकारी थे? उन्होंने जवाब दिया एक्यूज ने, जी हाँ। तो कहा सस्पेंड हो गए? बोले कि हाँ। बोले कि एक भी सबूत, एक भी ऐसी चीज इस एक्यूज के खिलाफ नहीं है जिस पर आपका केस शुरू होता है। इससे जज साहब ने शुरुआत की थी। तो पहले ही एक्यूज जिसको सीबीआई ने अपना मेन एक्यूज बनाया था, सरकारी अधिकारी, हम नेताओं की तो बात कर लेते हैं सर, लेकिन इस मामले में जो सरकारी अधिकारी सस्पेंड हुए, इतने सालों तक उनको ये सब झेलना पड़ा, उनके परिवार को जो आप बात कर रहे हैं, नौकरी पर एक बड़ा धब्बा लगा, तो इन सब की तो कोई रेमेडी ही नहीं है। या विक्रांत, मैं आपको एक और याद दिला दूं, आप शायद आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, राजेंद्र कुमार हम्म। हाँ बिल्कुल जो मुझे। अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल हाँ। सेक्रेटरी थे, जी। उनका पूरा करियर खत्म हो गया। हाँ। वो केस कहाँ है किसी को मालूम है? हाँ। किसी को पता है कि उस केस में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं? हम्म। और उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए? एक हम्म। ईमानदार ऑफिसर का पूरा करियर खत्म कर दिया गया, सस्पेंड हो गए वो। हम्म। और अभी तक मुझे लगता है वो सस्पेंड ही चल रहे हैं, हम्म। जबकि शायद रिटायरमेंट की स्थिति उनकी आ गई होगी। हम्म। तो पूरा करियर खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो ऑफिसर जो फर्जी केस करते हैं, जो मासूम लोगों को फंसाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर अरविंद केजरीवाल
वाकई में चाहते हैं कि सिस्टम में चेंजेस आए, तो उनको, और उनकी, चूंकि उनके पास वकीलों की एक बड़ी टीम भी है और वो सक्षम भी है, हम्म। और उनके पास एक पंजाब के अंदर सरकार भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, हम्म। उनको ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, और दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम्म। मैं बहुत तकलीफ से इस बात को कह रहा हूं, हम्म। क्योंकि ये लोग पूरे सिस्टम को घुन की तरीके से खा रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पे है, लोगों का जो विश्वास सरकारों पे है, लोगों का जो विश्वास ब्यूरोक्रेसी में है, उसको ये अंदर से धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। आज अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी भी आदमी से पूछिए कि ये सरकारी ऑफिसर हैं, तो लोग उसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? सब जानते हैं, ऊपर से नीचे तक कुछ ही लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग रेंगते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दरअसल एक ऐसे कीड़े हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। तो अगर वाकई में चाहते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई जस्टिस हो, तो फिर इसमें वाकई में इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला ट्रायल तक गया ही नहीं। हाँ। सिर्फ चार्जेस चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए और तब बरी हो गए। इसका मतलब कितना ब्लेटेंट था ये पूरा मामला, कितना ब्रेजन था, कितनी नाइंसाफी हुई इस पूरे मामले में। आशु सर, एक और चीज, अब इसका सर पॉलिटिकल असर क्या पड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब का चुनाव सामने है। पंजाब एक सवा साल, और ये शराब घोटाला ऐसा मामला, कथित तौर पर जो शराब घोटाला था उसको ऐसा बनाया गया था दिल्ली चुनाव से पहले कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के जाने में बड़ी भूमिका इसकी रही थी। और आम आदमी पार्टी किस तरीके से सर अब इसका प्रयोग करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब पंजाब में इस शराब घोटाले का खूब जिक्र किया था, और कहा था कि पंजाब में इसे दिल्ली में लूटने के बाद अब पंजाब में शराब घोटाले के आरोपी पहुंच गए हैं। तो अब इसका क्या असर सर राजनीतिक तौर पर पड़ते हुए देख रहे हैं? विक्रांत जी, आप तो चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे तो याद है कि अभी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने पिछले हाँ। हफ्ते पिछले हफ्ते जिक्र किया था। जी। नाम नहीं लिया था, लेकिन सब हाँ। जान रहे थे कहाँ और किस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो। तो क्या प्रधानमंत्री जी इस पूरे मसले पर कुछ मंथन, आत्ममंथन करेंगे? या तो वो ये कहें कि अधिकारियों ने गलत केस दर्ज किया था, या अधिकारियों ने उनको गुमराह करने की कोशिश की। भाई, देश का प्रधानमंत्री जब जब कोई बात कहता है तो देश उसको गंभीरता के साथ लेता है। वो ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं कही जाती। आप 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, देश दुनिया में आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कोई ऐसी हल्की बात नहीं कह सकते। तो चुनाव के दौरान कहना एक अलग तरीके की बात होती है। देखिए, उस वक्त चुनाव का माहौल होता है, लोग एक हाँ। दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन चुनाव के बाद, वो भी फैसले आने के एक हफ्ते पहले, और आप संसद के सोचिए, भीतर। 10 या 10 दिन पहले, संसद के भीतर तो सर। ये पूरी की पूरी जो हमारी जो जो संसदीय प्रणाली है उस पर भी गहरे सवाल लगाती है, जो कैबिनेट सिस्टम उस पर भी गहरे सवाल लगाती है। इसलिए इसलिए मेरा मेरा ये मानना यह है कि इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को फायदा मिलेगा, और वो नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है। जैसे नरेंद्र मोदी नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है, वैसे अरविंद केजरीवाल भी नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से मैं ये कह सकता हूं कि अभी पंजाब के अंदर चुनाव जो है वो 2027 में, तकरीबन 1.5 साल बाद है। और जो गोवा में और गुजरात में जो चुनाव है, वो हाँ। भी अभी लंबे समय के। भारत की राजनीति अगले 3 हफ्ते के अंदर या 3 महीने के अंदर कितनी बदल जाती, कोई नहीं जानता, नो बडी नोस। तो लेकिन हाँ, ये उनके ऊपर जो एक दाग लगा था कि वो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, कम से कम वो दाग उनके उनके ऊपर से काफी हद तक धुल जाएगा। सर क्या, क्योंकि हालांकि ये अदालती फैसला है, लेकिन क्या इस अदालती फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हाल फिलहाल में इससे बड़ा कोई झटका मिला है, इस जितना बड़ा झटका इस मामले से लगेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं, इसे जो वाकई में, आपने कहा। जी। देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसको पिछले 5-6 महीनों में या 7 महीनों में लगातार एक के बाद एक हाँ। झटके लग रहे हैं। हम्म। अगर आप देखिए, पहलगाम अपने आप में बहुत बड़ा झटका था। उसके हम्म। बाद आप ऑपरेशन सिंदूर के लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेकिन जैसे आपने सीज फायर किया, लोग नाराज हो गए। हम्म। कि जब आप, उसके बाद जो आपने देखा जनरल नरवणे के ऊपर यूजीसी का हाँ। जो नोटिफिकेशन निकला था, वो अपने आप एक बड़ा झटका था, सरकार को बदनामी झेलनी पड़ी थी। साथ ही साथ अब एप्स्टीन की नई फाइल आ गई है, उस पर भी जवाब देते सरकार को नहीं बन रहा है। अमेरिका की से जो डील हुई उस पर जवाब देते नहीं बन रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो सरकार पिछले 5, 6, 7, 8 महीनों में लगातार वो कटघरे में है, और वो कोई नैरेटिव सेट करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। हम्म। तो ये बात सच है कि ये, लेकिन इसको ये कहना कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है,
शायद मैं उसको इतना बड़ा झटका नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी कारगुजारी के ऊपर वाकई में बहुत बड़ा झटका है। अगली बार जब कोई किसी खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, उसको उठाने की कोशिश करेगा, तो लोग छूटते ही कहेंगे कि जरूर इसमें कुछ 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 गड़बड़ है। ये सी क्योंकि इसके पहले सोनिया गांधी के मसले में भी यही हुआ, जब अदालत ने फैसला दिया कि भाई आप कोई प्रेडिकेट ऑफेंस था नहीं, और उसके बावजूद आप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस, पीएमएलए का कानून लागू कर रहे हैं। जबरदस्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में भी 2-3 दिन पहले इसी तरीके का फैसला आया। तो बैक टू बैक जो हिंदुस्तान के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि उनको या तो फंसाया गया है या उसमें सीबीआई के पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं था, और वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो अगर बाइज्जत बरी हो रहे हैं और सीबीआई कुछ भी स्टैब्लिश करने में कामयाब नहीं हो रही है, तो लोग अब इनकी बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेंगे, और जो भ्रष्टाचार से युक्त विपक्ष बताने की कोशिश की जा रही थी, वो नैरेटिव इनका नहीं चलेगा। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि एक ये नैरेटिव भी अब आने लगा है ट्विटर और सोशल मीडिया और बाकी जगह मैं देख रहा हूं कि इस मामले में, हालांकि अदालत का फैसला है, बहुत बोल्ड फैसला है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर खाने कोई समझौता हुआ है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है ताकि उन्हें पंजाब में इसका फायदा मिले और बदले में बीजेपी को गुजरात में फायदा मिले। तो ये बड़ा बट ऑब्वियस नैरेटिव है जिसको फैलाने की कोशिश की जाएगी, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, हमारे लोगों का जो सोशल मीडिया पे जो दिमाग ना बड़ा फर्टाइल है, वो हाँ। कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थियरी निकाल के ले आते हैं। देखिए, हम और आप पत्रकार हैं, हाँ। इसलिए जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, तब तक हम कैसे कह देंगे कि भाई इसमें अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की कोई मिली भगत है? हम कैसे कह सकते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, हमारे पास कोई सबूत आएगा तो जरूर इस पे कहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात दिगर है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। तो अब कम से कम अरविंद केजरीवाल जाके कह सकते हैं कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं वो तो अब गलत साबित हो गए। मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं हूं। और कट्टर ईमानदार की जो छवि है, उसको उसको जरूर उसमें थोड़ी डेंटमेंट करके थोड़ा वो लगा के वो ठीक कर सकते हैं। गुजरात के अंदर भी वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर सी बात वोट बटेगा। जो गैर बीजेपी वोट है वो बटेगा। वो पिछली बार भी यही बटा था, तभी भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत हुई थी। तो उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गोवा में भी हो सकता है कि वोट बटे। तो राजनीतिक तौर पर फौरन फायदा जरूर अरविंद केजरीवाल को होगा, लेकिन कोई ये कहे कि इसी के आधार पर पंजाब का चुनाव तय हो जाएगा या गुजरात का चुनाव तय हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरी तरीके से फायदा होगा, मैं उतना ज्यादा मैं कन्विंस इस बात को लेकर नहीं हूं। हाँ, जिस दिन मुझे यह सबूत मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की कोई मिली भगत थी और आपस में कोई सेटिंग हो गई जिसके बाद यह फैसला आया ताकि जो गैर बीजेपी वोट है वो बटे, और गुजरात के अंदर या फिर गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करे, तो अगर वैसी कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बात करेंगे उस पर। बिल्कुल। और आप सही बात, एक और चीज कह रहे हैं सर, आज अरविंद केजरीवाल जब जजमेंट के बाद बाहर निकले तो मीडिया से पहली बाइट देते हुए वो एकदम रुआसे हो गए, आंसू निकल गए, और उन्होंने पहले शब्द यही बोले कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। यानी अब ये बात आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस फैसले के साथ घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं जी विकास जी विक्रांत, एक जी बात मैं कहूंगा जी। कि मुझे लगता है कि ये जो फैसला है, कोर्ट का फैसला, अरविंद केजरीवाल को इसे एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को अपने पिछले 7-8 सालों की जो पॉलिटिक्स है उस पर आत्ममंथन करना चाहिए और उस पर करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। अगर वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे तो एक समय में वो देश में एक उम्मीद के तौर पर उभरे थे। आज देश में उनको किसी उम्मीद के तौर पर नहीं देखा जा रहा, उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखा जाता है। अगर इस अवसर का फायदा उठा के अगर वो आत्ममंथन करते हैं, अगर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, तो ये भारत के हित में होगा, और खुद अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत जो 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 जिंदगी है, उनकी जो अपनी राजनीति है और पार्टी की राजनीति है, उससे उसका फायदा होगा। लेकिन अगर इससे वो सीखते नहीं है, अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, तो सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में आके आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, और लोगों के मन में वो सवाल मजबूती के साथ पेवस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।